ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मेटल के ओर से, अब ओर भी पता होना चाहिए, और वो मिनरल्स होते हैं जिससे आप एक्चुअली में मेटल्स क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हर मिनरल से नहीं निकाल सकते आप अपना मेटल, ठीक है, हर मिनरल से नहीं निकाल सकते, लेकिन जिन मिनरल से आप निकाल सकते हो उन मिनरल्स को क्या बोलते हैं, ओर्स। तो हमने 3 कैटेगरी में बांटा था एक्सट्रैक्शन को। उन मेटल का एक्सट्रैक्शन जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो हमने सिंपल रोस्टिंग करके निकाल लिया था। फिर उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम थी, तो उनमें हमने रोस्टिंग भी किया था, कैल्सिनेशन भी किया था और रिडक्शन भी किया था, ठीक है। तीसरा आता है उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत हाई। अब हाई रिएक्टिविटी है तो केवल रोस्ट करने से या कैल्सिनेशन करने से या नॉर्मल रिडक्शन करने से मेटल्स को नहीं निकाल सकते, उसके लिए तुम्हें किसकी मदद लेनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की। और इस टाइप के रिडक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। अब कौन कौन से मेटल्स हैं जो बहुत हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये बहुत हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। तुरंत क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड, किससे रिएक्ट करके, ऑक्सीजन, या क्या बन जाएंगे, क्लोराइड, किससे रिएक्ट करके, क्लोरीन, ठीक है। तो अब इनका रिडक्शन कैसे होगा, ध्यान से सुनो। इनके रिडक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन यानी उनसे उनका सॉल्ट हटाना और मेटल निकाल लेना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, तोड़ना किसी चीज़ को। तो हम बिजली की मदद से तोड़ेंगे। हमारे पास अगर ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल और ऑक्साइड को तोड़ देंगे। अगर हमारे पास मेटल का क्लोराइड है तो मेटल और क्लोराइड को तोड़ देंगे और क्या ले लेंगे, अपना मेटल। देखो कैसे होता है। ये मैंने एक इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा अरेंजमेंट बनाया है। होता क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड यानी रॉड्स, जो कि आपके किससे कनेक्ट होती हैं, सेल से या बैटरी से, जिनको आप डालते हो एक लिक्विड में। इस लिक्विड को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए। ये दोनों क्या हुए, इलेक्ट्रोड्स। क्या कहेंगे हम इनको, इलेक्ट्रोड्स। ये 2 टाइप के होते हैं। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। याद करने का तरीका क्या है, बताया था, क्या है, यस, A+। अपनी पढ़ाई में सबको क्या रहना है, A+। तो A किससे जुड़ा रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी एनोड किससे जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरा है कैथोड, ये किससे जुड़ा रहता है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं एक टाइप के लिक्विड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, किससे बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिस मेटल को आपको निकालना है, मान लो आपको सोडियम निकालना है, तो सोडियम क्या फ्री फॉर्म में है, नहीं, फ्री फॉर्म में नहीं है, वो एक सॉल्ट के साथ जुड़ा है। या तो वो किस फॉर्म में होगा, सोडियम किस फॉर्म में, ऑक्साइड, या फिर किस फॉर्म में होगा, क्लोराइड। हमने क्या लिया यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आपके पास है जो कि नॉर्मल नमक होता है, लेकिन उस नमक से आपको क्या निकालना है, क्लोरीन निकालना है। मेटल क्या है यहाँ पे, सोडियम निकालना है। एक्सट्रैक्शन किसका करना है, मेटल का या नॉन मेटल का, मेटल का। तो हमें सोडियम निकालना है, लेकिन नमक से सोडियम निकालना बहुत आसान बात नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस नमक को या उस सॉल्ट को, मेटल सॉल्ट को मोल्टन फॉर्म में लाना पड़ेगा, या डिजॉल्व्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, या एक्वस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसमें क्या कर देंगे, किस में, पानी में मिला देंगे। तो ये क्या है, सॉल्ट वाटर है, सिंपल, समझ गए, सॉल्ट वाटर, मोल्टन NaCl, समझ गए ना। अब ये मोल्टन NaCl मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इलेक्ट्रोड्स डालूंगा और इलेक्ट्रोड्स डाल के बिजली पास कर दूंगा। बिजली पास करने से क्या होगा कि तुम्हारा जो Na और Cl है ये क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, ठीक है ना। एक तो अपन को पता है अगर अपन नमक को पानी में मिला देते हैं तो ऑलरेडी उसका आयनिक बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन, टूट जाता है उसका आयनिक बॉन्ड। फिर क्या होगा, अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या एनोड है। एनोड कौन सा चार्ज लिया रहता है, पॉजिटिव, या फिर ये समझो एनोड किससे जुड़ा रहता है, पॉजिटिव। तो ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा, सोडियम को या क्लोरीन। देखो सोडियम का चार्ज क्या होता है, Na+,
क्लोरीन का क्या होता है Cl माइनस, तो किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो क्या हुआ देखो, क्लोरीन एनोड में जाकर टूटा Cl माइनस में, और क्या निकले उसके साथ? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। ये इलेक्ट्रॉन चले गए किसकी तरफ? पॉजिटिव। बैटरी से होते हुए कहाँ चले गए? फाइनली कैथोड में। अब कैथोड में क्या होता है? कैथोड को कौन अट्रैक्ट करेगा अपनी, कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? सोडियम को, क्योंकि वो कौन सा चार्ज लिया रहता है? पॉजिटिव। तो सोडियम जब यहाँ जाएगा तो यहाँ जाकर वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? प्योर सोडियम। तो यहाँ पर हमें प्योर सोडियम ऐसा इकट्ठा किया हुआ मिल जाएगा, जिससे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। समझ गए ना? ये हमें हमारा सोडियम मिल गया। सोडियम कहाँ मिलता है? एनोड में या कैथोड में? कैथोड में, याद रखना। समझ गए ना? ये सिंपल प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस की। आपने बिजली दौड़ाई, आपने NaCl को तोड़ा, Na को कहाँ रख लिया? कैथोड में। समझ गए? क्लोरीन से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें एनोड चाहिए, सोडियम चाहिए था। अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग। मान लो तीनों प्रोसेस हुई, मैंने हाई रिएक्टिविटी वालों को भी कर लिया एक्सट्रैक्ट, मैंने मीडियम रिएक्टिविटी वालों को भी कर लिया, मैंने लो रिएक्टिविटी वालों को भी कर लिया, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि वो पूरे फॉर्म में प्योर हैं। समझ गए? वो अभी भी थोड़े बहुत इम्प्योर हो सकते हैं। इम्प्योर का मतलब उनमें गैंग नहीं होगा, यानी उनमें गंदगी नहीं होगी, उनमें होगी दूसरे कुछ मेटल्स की इम्प्योरिटीज़। मान लो सोडियम निकाला, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा आयरन भी हो, उसमें थोड़ा थोड़ा सा कैल्शियम भी आ जाए, लेकिन मुझे तो प्योर सोडियम चाहिए। मैंने कॉपर निकाला, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा थोड़ा सा गोल्ड मिल जाए। समझ गए? थोड़ा थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट अमाउंट, लेकिन वो क्या प्योर कहलाएगा कॉपर? नहीं। क्या हमें वो पूरी प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? मेटल्स की रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कब करते हैं हम? एक्सट्रैक्शन के पहले, एक्सट्रैक्शन के बाद में। ठीक है? होता क्या है, सम इम्प्योरिटीज कैन बी स्टिल लेफ्ट, कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी बची हैं, तो हम रिफाइन करने के लिए भी कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या होता है, हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ? कॉपर का। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। फिर से एक टैंक लेना है तुम्हें, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डालने हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोड? एनोड और कैथोड। एनोड किससे जुड़ा रहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड किससे जुड़ा रहेगा? नेगेटिव टर्मिनल। इसमें डालना है तुम्हें एक इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालोगे? कौन सा डाला है मैंने? कॉपर सल्फेट। क्यों कॉपर सल्फेट डाला? क्योंकि जिस मेटल को मुझे रिफाइन करना है, साफ करना है, उसी मेटल का सॉल्ट चाहिए मुझे। मैं यहाँ पर सिल्वर सल्फेट नहीं ले सकता था, सिल्वर क्लोराइड नहीं ले सकता था, सोडियम क्लोराइड नहीं ले सकता था। यहाँ मुझे क्या चाहिए था? कॉपर सल्फेट। क्यों कॉपर सल्फेट चाहिए? क्योंकि अगर मैं बिजली दौड़ाऊंगा तो ये कॉपर सल्फेट भी डिवाइड हो जाएगा किस में? कॉपर 2+ और SO4 2-। तो ये कॉपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करेगा ना, इसका भी रोल होगा। अब मान लो मैं यहाँ पर सोडियम ले लेता तो क्या होता? चलो एक बार मैं समझा दूं, फिर बताना मुझे। सोडियम ले लेता तो क्या होता? इतना समझो कि मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में कौन है? सोडियम। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में कौन है? कॉपर। क्या? कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही कैसा फॉर्म होता है? एक्वस या मोल्टन फॉर्म। अब मैंने कॉपर सल्फेट लिया, ब्लू कलर का होता है, पानी में घोल दिया और यहाँ रख दिया। अब ध्यान से सुनना, एनोड में मैंने क्या लिया अपना? इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर यानी मैंने किसी प्रोसेस से उसको निकाला था। बताओ कौन सी प्रोसेस से निकाला होगा? लो रिएक्टिविटी वाला, मीडियम या हाई? रोस्टिंग से। लो रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर बहुत लो रिएक्टिव है। मैंने रोस्टिंग से निकाला, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो प्योर है या नहीं, तो मैंने उसको कौन से इलेक्ट्रोड में रख दिया? एनोड में। और कैथोड में मैंने रख दिया प्योर कॉपर। मुझे पता है कि ये प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। मैं कहीं से लाया और मैंने उसको कौन से इलेक्ट्रोड में लगा दिया? कैथोड। अब बहुत आसान चीज़ है, जैसे ही बिजली चलाओगे, ठीक है, तो एनोड कौन सा उससे जुड़ा रहता है? पॉजिटिव। किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? हाँ, नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा समझ लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जो यहाँ पर ये वाला कॉपर है,
ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसी बिजली दौड़ेगी किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कैथोड की तरफ, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा तुम्हारा Cu। ये प्योर होगा या इम्प्योर, प्योर, ठीक है ना, क्योंकि ये किस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, और जितनी भी इम्प्योरिटीज निकलेगी इससे वो जाकर नीचे जमा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड, यानी एनोड की मिट्टी, ठीक है। इसमें जो भी और दूसरे मेटल्स होंगे जैसे आयरन हुआ या गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, वो यहाँ जाके जमा हो जाएंगे, समझ गए। और हमारा जो कॉपर का आयन है ये कौन सा चार्ज कैरी किया हुआ है, तो किसकी तरफ चला जाएगा, कैथोड की तरफ। तो हमारे प्योर कॉपर के ऊपर और प्योर कॉपर की लेयर जमा होने लगेगी, समझ गए। हमारे पास जो पहले से प्योर कॉपर था उसके ऊपर और ज़्यादा प्योर कॉपर की जमा होने लगेगी, समझ गए ना। ये सिंपल सी प्रोसेस है प्योर कॉपर को, कॉपर से प्योर कॉपर निकालने की। अब मैं 2 सवाल पूछता हूँ, प्योर कॉपर क्यों लिया था हमने कैथोड में, कोई भी कॉपर क्यों नहीं लिया, प्योर कॉपर ही क्यों लिया था, अपन को प्योर कॉपर ही चाहिए। अगर मैं इम्प्योर कॉपर लेता और उसके ऊपर प्योर कॉपर की लेयर लगाता तो कोई सेंस बनता है इस बात का, नहीं, मुझे प्योर कॉपर ही एक्सट्रैक्ट करना था, इसलिए मैंने प्योर कॉपर की स्ट्रिप ली। दूसरा, CuSO4 ही क्यों लिया, क्योंकि जब ये कॉपर निकलेगा वो भी तो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। अब मैं यहाँ पर सोडियम ले लेता तो क्या होता, अगर मैं Na+ ले लेता तो क्या होता, Na घुस जाता बीच में। क्या तुम्हें सोडियम चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, कॉपर। तो अगर मैं सोडियम यूज करता तो ये वाला कॉपर यहाँ से आता, यहाँ से सोडियम घुस जाता, तुम मिक्स हो जाते, कहाँ का प्योर मिल जाता तुम्हें, समझ गए ना। तो हमने क्यों कॉपर लिया, ताकि हमें प्योर कॉपर के साथ प्योर कॉपर ही मिले, क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ पर कोई और ले लेता, कोई और सॉल्ट ले लेता, किसी और मेटल का सॉल्ट, तो मुझे दूसरा मेटल यहाँ पे मिल जाता, समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एनोड में क्या हुआ, कॉपर ब्रेक डाउन हुआ किस में, कॉपर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, ये कॉपर कहाँ चलेगा, मूव टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है, एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ प्योर कॉपर। एनोड मड में क्या है, डिपॉजिटेड इम्प्योरिटीज, यहाँ पर ये इम्प्योरिटी डिपॉजिट हो जाएंगी, समझ गए। ये तुम्हारा रिफाइन हो गया, तो इतना हो गया। अब बस हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, कोरोजन। कोरोजन को हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। हमने पहले कहाँ पढ़ा था कोरोजन, एसिड बेसिड सॉल्ट्स में नहीं पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक था कोरोजन और रेंसिडिटी, है ना, वहाँ पर हमने बहुत सिंपल पढ़ा था, ये हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम अपने लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर के, जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन मेटल्स में होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। एक बहुत ही फेमस कोरोजन अपन अपने आसपास देखते हैं जिसको रस्टिंग कहा जाता है, जो कि किस में होती है, हाँ, आयरन में, ठीक है। कोरोजन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ सरफेस डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब है सरफेस से खराब हो जाना, ठीक है। जब भी अपन आयरन की बात करते हैं, आयरन जो है वो अगर रस्टिंग होने लगी है उसकी, तो कहाँ होती है रस्टिंग, अंदर या बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो सरफेस से किसी मेटल का खराब हो जाना, इन विच दे कन्वर्ट टू मोर स्टेबल फॉर्म्स, जिससे वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑक्साइड बन जाते हैं, कार्बोनेट बन जाते हैं, सल्फाइड बन जाते हैं। ये स्टेबल फॉर्म तो होता है लेकिन हमारे काम का नहीं होता, समझ गए। स्टेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं वो, लेकिन इसके कारण उनकी सरफेस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। और ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। अब हम टाइप्स देखते हैं कोरोजन के, ठीक है ना। 3 बहुत फेमस टाइप्स हैं कोरोजन के। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन अपन पढ़ चुके हैं, अब ज़रा थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में देख लो उसकी। रस्टिंग ऑफ आयरन में ऑब्वियसली कौन खराब होगा, आयरन। आयरन जब ऑक्सीजन, मॉइस्चर, यहाँ पर XH2O लिखा है, X की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कितना भी H2O हो सकता है। हमें किस पे ध्यान देना है, सिर्फ H2O पर। किस फॉर्म में है H2O, गैस। गैस यानी H2O गैस क्या होता है, H2O की गैस क्या है, वाटर वेपर, समझ गए। तो वाटर वेपर को ही अपन मॉइस्चर कहते हैं, समझ गए। तो जब कोई आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि ऑब्वियसली आसपास होती है,
बट साथ ही साथ मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है तो वो एक स्टेबल फॉर्म बना देता है जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड यानी साथ में क्या लगा हुआ है उसके, वाटर। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, जो कि आयरन की प्रॉपर्टी को खराब कर देता है, आयरन को स्ट्रॉन्ग नहीं रखता। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी आपकी बुक में, उसको मैं यहाँ पर पूछता हूँ। एक आयरन है, आयरन नेल है, इसको मैंने एक बंद टेस्ट ट्यूब में रखा, यहाँ नीचे पानी है, यहाँ ऊपर एयर है, क्या ये रस्टिंग हो जाएगी? इसमें हो जाएगी आराम से, क्योंकि इस एयर से उसको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन, और पानी से मॉइस्चर मिल जाएगा, तो रस्टिंग हो जाएगी। अब सेकंड सिनेरियो देखो, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, बंद किया, एयर भी है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी वाटर है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वाटर है, लेकिन एक्चुअली ये कैसा वाटर है, बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर में क्या होता है कि जितनी भी गैसेस होती हैं ना, एक्स्ट्रा गैसेस के बबल्स, वो गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्योर वाटर है, एयर है, और बीच में एक लेयर है ऑयल की, क्या रस्टिंग होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले तो ऑयल जो है वो एयर की और नेल की कांटेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, कांटेक्ट में ही नहीं है। दूसरा, बॉइल्ड वाटर जो है उसमें कोई ऐसी गैसेस नहीं है जो जाके उसको रस्टिंग कर दे, उससे रिएक्ट हो जाए। समझ में आ गया। तो यहाँ पर कांटेक्ट नहीं है। तीसरा, मैंने यहाँ पर पानी नहीं डाला, सिर्फ एयर है अंदर, लेकिन उसके साथ है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, बिना पानी का, यानी सूखा कैल्शियम क्लोराइड है। ये सूखा कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, एयर से सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ गए। अब एयर में मॉइस्चर तो है ही नहीं, तो क्या रस्टिंग होगी? नहीं होगी, ठीक है ना। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड या मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब्ड बाय कैल्शियम क्लोराइड। समझ गए। ये हो गई एक्टिविटी। अब दूसरा हमारा जो रस्टिंग नहीं, कोरोजन जो होता है उसको हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का टार्निश हो जाना, जैसे कि ग्रेट स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हो गया। पहले वो कॉपर का वही कलर जो रहता है, येलोइश कलर का था, लेकिन अब कौन से कलर का हो गया, ग्रीन। क्यों हो गया? यहाँ देखो, कॉपर है, कॉपर रिएक्ट करता है एयर की कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन साथ ही क्या होना चाहिए उसके, पानी नहीं, वाटर वेपर, या हम उसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, मॉइस्चर। जब तक मॉइस्चर नहीं होगा रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन मॉइस्चर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन तो है ही है, और कॉपर जब इनकी प्रेजेंस में आता है तो वो बना देता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बना देता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। अब होता क्या है कि अब तुम्हारे घर में मान लो कोई कॉपर का वो है, लोटा है, तांबे का लोटा है, ठीक है। अब वो खराब हो रहा है, ग्रीन कलर का हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या होता है, हाँ उसमें नींबू डाल देते हैं, नींबू डाल के उसको साफ करते हैं तो साफ हो जाता है। कैसे साफ हो जाता है? बहुत आसान सी बात है। नींबू में क्या होता है, कौन सा, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है। और यहाँ जो ग्रीन कलर की लेयर बनी है, ये किसकी बनी है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये बेस है, वो एसिड है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे वो चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियर, ये वाली लेयर साफ हो जाएगी। समझ गए। इसलिए एसिड से धोया जाता है, ठीक है ना। या फिर एक वो आता है, पाउडर आता है, पीताम्बरी कहते हैं जिसको, ठीक है, उसमें भी एसिड होता है। तीसरा, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर में भी कोरोजन होता है, उसको भी टार्निशिंग बोलते हैं, लेकिन वो किसी और चीज़ से रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से। एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस होती है, जो कि मेन उसमें कौन होता है, सल्फर। तो जब सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो वो बना देता है सिल्वर सल्फाइड, जो कि किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की। समझ गए। इसको मॉइस्चर से उतनी प्रॉब्लम नहीं है, तुम पायलों को आराम से धो दो, दिक्कत नहीं होगी, चांदी की पायलों को। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में आ गई एयर के, तो फिर वो ब्लैक कलर की हो जाएंगी। समझ गए। तो वो पानी से रिएक्ट नहीं होती, एसिड से रिएक्ट नहीं होती, वो ऑक्सीजन से भी उतना अकेले रिएक्ट नहीं होती। वो किससे उसको खतरा है, सल्फाइड से, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, ठीक है, जो ब्लैक कलर की हो जाएगी। अब सवाल है हम कोरोजन से कैसे बचाएं। बस ये लास्ट टॉपिक और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे पूछ लिया जाता है कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। 3 तरीके होते हैं। पहला कौन सा मेथड है, बैरियर। बैरियर यानी तुम एयर, मॉइस्चर और अपने मेटल के बीच में क्या लगा दो, एक बैरियर, ठीक है ना। उसमें क्या क्या यूज कर सकते हो, पेंट, ऑयल या ग्रीस, ठीक है ना। ग्रीजिंग करते हैं हम, ऑयलिंग करते हैं चीज़ों की, ठीक है ना। हाँ, फ्रिक्शन कम करना एक अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर
एक लेयर चढ़ा देना ताकि वो क्या ना हो जाए, उसमें कोरोजन ना हो जाए, वो अलग चीज़ है, समझ गए। लेकिन एक बहुत टेम्पररी मेथड है, जैसे ही सूखेगा पपड़ी निकल आएगी, बाहर आ जाएगा, फिर से लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। ध्यान से सुनो ये क्या है। तुम्हारे पास आयरन है, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट होता है, उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव लेयर चढ़ा दो, रिएक्टिव मेटल की लेयर। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, आयरन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ा दी, जिंक की। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या वो आयरन को रिएक्ट होने देगा, नहीं, खुद ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा धीरे धीरे, और पानी से रिएक्ट हो जाएगा, खुद उसका कोरोजन हो जाएगा, और हमारा क्या बचा रहेगा, आयरन। फिर बाद में जब वो उसकी लेयर निकल जाए जिंक की, फिर से लेयर चढ़ा दो जिंक की, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। लेकिन ये भी कैसी मेथड है, टेम्पररी या परमानेंट, टेम्पररी, बार बार चढ़ानी पड़ेगी ना जिंक की लेयर। तीसरी कौन सी मेथड है, एलॉय। एलॉय सुनना ध्यान से, एक मेटल है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तुम उसके साथ एक और मेटल लगा दो, यानी मिक्स कर दो उसके साथ कोई भी मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर दो, जिससे उसकी रिएक्शन या रिएक्टिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग मेटल विथ अनदर मेटल टू डिक्रीज रिएक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, स्टील। स्टील कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ तुम्हें स्टील नहीं मिलेगा। स्टील क्या है, स्टील मेनली किससे बनता है, आयरन। कितना परसेंट, 80 to 90%। लेकिन आयरन के बर्तन बनाओगे तो क्या काम आएंगे, नहीं, तुम उसमें क्या मिला देते हो, कार्बन। 0.03 से 1.25, इतना सा कार्बन मिलाने से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, वो हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो उस हार्डनेस को बढ़ाने के लिए क्या मिला देते हैं, निकेल और क्रोमियम। तो जब आप निकेल, क्रोमियम, आयरन, कार्बन इनको मिला दोगे तो स्टील की जगह स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, समझ गए। स्टील तो बस इतना भी हो सकता है निकेल क्रोमियम के बिना, आयरन और कार्बन। लेकिन अगर तुम्हें स्टेनलेस स्टील बनाना है जो कि फ्लेक्सिबल भी हो, हार्ड भी हो, रिजिड भी हो मतलब, और स्टेन ना लगे उसमें, तो हम क्या 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 मिला देते हैं उसमें, निकेल और क्रोमियम, जिससे स्टेनलेस स्टील बन जाता है। दूसरा ब्रास। ब्रास भी एक टाइप का एलॉय होता है जिसमें क्या क्या मिलाया जाता है, कॉपर कितना परसेंट, 80, जिंक कितना परसेंट, 20%। तीसरा है आपका ब्रॉन्ज, जिसके मेडल बनते हैं, कांसा बोलते हैं जिसको, कांस्य, उसमें कॉपर कितना होता है, 90%, और टिन मिला देते हैं 10%, समझ गए। तो ये एलॉयज बना देने से ना तुम्हारा आयरन बचा रहेगा, तुम्हारा कॉपर बचा रहेगा, समझ गए। तो ये तरीके होते हैं कोरोजन से प्रिवेंट करने के, 3 तरीके, बैरियर, गैल्वेनाइजेशन, अलॉय, तीनों अच्छे से याद कर लेना। ये है पूरे 3 टाइप कोरोजन के, रस्टिंग, टार्निशिंग ऑफ कॉपर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, समझ गए। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। कुछ इसके एक्सरसाइज है वो अपन करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।